नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत वर्ष में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी। इस बार कुल 7 चरण में चुनाव मतदान होंगे। पहला चरण शुरू होगा 19 अप्रैल से। इसमें 102 सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। कुल 21 राज्यों में पहले चरण में मतदान होगा, जबकि 26 अप्रैल को दूसरा चरण, जिसमें 89 सीट और 13 राज्य। 7 मई को तीसरा चरण, जिसमें 12 राज्य और 94 सीट। चौथा चरण 13 मई, 10 राज्य, 96 सीट। पांचवा चरण 20 मई, 8 राज्य, 49 सीट। छठवां चरण 25 मई, 7 राज्य, 57 सीट। और 7वें व आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। 4 जून को मतगणना होगी। इस चुनाव को लेकर के चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, पारदर्शिता बनी रहे, कोई भी गलत उद्देश्य कहीं लागू न हो, इन सब चीजों पर ध्यान रखने के लिए, कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने कई वायदे किए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा। हालांकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संविधान में आस्था रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कई पत्रकारों ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की। निर्वाचन आयोग ने उनकी आशंकाओं को निर्मूल समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ी, जहां तक मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव बताता है कि ये चुनाव 2024 का अन्य चुनावों से काफी अलग होगा। इसमें चुनाव आयोग के समक्ष एक कठिन चुनौती भी होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो घोषणाएं की हैं, जो आश्वासन दिए हैं, उस पर खरा उतरना उनके लिए खुद एक बड़ी चुनौती होगी। वजह यह है कि पिछले सालों में जिस तरह का पूरे देश में माहौल बना है, सरकारी तंत्र से लेकर के, मशीनरियों से लेकर के और मीडिया तक में जो चीजें एक आदत सी बन चुकी हैं, एक व्यवहार में अंदर तक बैठ चुकी हैं, उनसे लड़ना बड़ी चुनौती होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से हर चुनाव के पहले निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर के काफी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के मीडिया हाउसेस तक पहुंचाए जाते हैं। प्रत्याशियों तक को बताया जाता है, स्टार प्रचारकों को इसकी जानकारी दी जाती है और निर्वाचन कार्य में लगने वाले समस्त कर्मचारियों को इसकी भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है। यह सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मीडिया
और निर्वाचन आयोग के बीच लुका छिपी का खेल, एक दूसरे को शहमात देने की जो आदत सी है, वो काफी पहले से है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर फरमाना निहायत जरूरी है। उनको किस तरह से पकड़ेंगे, किस तरह से आप हर चुनाव में आने जाने वाले व्यापारियों को, पैसे वाले लोगों को, उद्यमियों को भी एक तरह से उन पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है कि वो एक मोटी रकम लेकर के इधर से उधर नहीं जाएंगे। उसके अलावा राजनीतिक दलों को, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटना, महिलाओं को साड़ियां बांटना, मतदान से पहले मतदाताओं को पार्टी देना, शराब पिलाना, इस तरह की घटनाएं भी आमतौर पर घटित होती हैं, जिन पर सूचना मिलने पर कार्रवाई भी की जाती है। शहर भर में जैसा कि सूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, लिहाजा प्रशासन का सबसे पहला दायित्व ये होता है कि शहर भर में, उस संसदीय क्षेत्र भर में जहां कहीं भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे हैं, उनको तत्काल उतार दिया जाए, उतरवा लिया जाए, सब कुछ साफ कर लिया जाए। किसी निजी घर में भी उनके छत पर, उनकी दीवारों पर वॉल राइटिंग से लेकर के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगाने के लिए अनुमति लेनी होती है और इसका बाकायदे विज्ञापन शुल्क, जिस भी पार्टी से संबंधित आप विज्ञापन लगाएंगे उसके लिए उस पार्टी की ओर से शुल्क जमा करना होता है। प्रचार के लिए, भाषणों के लिए, सभाओं के लिए मैदान आवंटित किए जाएंगे, उसका शुल्क जमा करना होगा। वो सब आपके विज्ञापन खर्च में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मीडिया को लेकर के है। जिस तरह से मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वेब मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, वहां जिस तरह से पिछले 10 सालों में जो हाल बने हैं, जो सूरते हाल बने हैं, उससे पार पाना, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा पाना एक सबसे टेढ़ी खीर होगी। आपको बता दें कि मैं भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पाठक के लिए इस आचार संहिता लागू होने के बाद समाचारों को किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से प्रकाशित किया जाए, उस पर भी बाकायदे एक गाइडलाइन है पहले से ही। लेकिन उसके तहत जो गाइडलाइन है, उसके तहत जो विज्ञापित खबरें होती हैं, वो अलग से उसी पेज पर छापी जाती हैं और खबर के नीचे ये इंगित किया जाता है कि ये विज्ञापित खबर है। ठीक उसी के बगल में एक रूटीन की खबर भी होती है। लेकिन जिस तरह से विज्ञापित खबरों के नीचे लिखा जाता है कि ये विज्ञापित खबर है, वो ठीक उसी तरह से लिखा जाता है जैसे शराब की बोतल हो, सिगरेट का पैकेट हो, या बाकी नशे की जो भी चीजें हैं उस पर जो वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है, ठीक उसी तरह से इन समाचारों के, विज्ञापित समाचारों के नीचे भी होता है, अमूमन, ताकि कहीं से हम बच भी सकें कार्रवाई से और पाठक के बीच में हम उसी तरह से उस खबर को पेश करें ताकि वो कहीं से ये एहसास न होने पाए कि वो विज्ञापित खबर है। इतना ही नहीं, बहुत से मीडिया हाउसेस की ओर से जो प्रत्याशी हैं उनसे विज्ञापन लिए जाते हैं। कहीं ज्यादातर जगहों पर यह काम मार्केटिंग विभाग करता है, लेकिन
बहुत से अखबारों में, मीडिया हाउस में ये काम मार्केटिंग के साथ साथ रिपोर्टर्स को भी लगाया जाता है ताकि एक अच्छी आमदनी हो। नतीजा ये होता है कि जिस प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए पार्टी की ओर से संबंधित मीडिया हाउस को जो शुल्क मिलता है विज्ञापन का, उसकी कवरेज ज्यादा होती है, उसे अखबार में ज्यादा जगह दी जाती है। जिसका विज्ञापन, जिसका शुल्क नहीं मिलता है, उसकी खबरें या तो दिखाई नहीं देंगी, सार संक्षेप टाइप में लगा दी जाएंगी कोने अतरे में। इस तरह का भी अनुभव बहुत कुछ देखने को, सुनने को, करने को मिला है। इस लिहाज से बता रहा हूं। ऐसे में ये तय कर पाना कि हम जो कुछ भी परोस रहे हैं पाठक के सामने, उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि जिससे हम पैसा लेकर के खबर छापेंगे, निश्चित तौर पर हम अपनी जमीन को बेचेंगे, और रिपोर्टर इस कार्य में जब लगता है तो उसका जो जमीर है वो कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। लिहाजा ये सबसे बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, चाहे वो किस तरह से इन खबरों को लेता है, उसकी परख करता है। सबसे उसके अलावा एक चुनौती होगी, प्रत्याशी वो चाहे जितना बड़ा हो, अगर वो मतदान के लिए मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर जाता है, तो उसके पास ये भी तय है कि उसके पूरे शरीर पर कहीं भी कोई प्रचार सामग्री की छोटी सी चीज भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हाल के दिनों में ऐसा कई बार देखा गया है कि प्रत्याशी, खास तौर पर रसूखदार प्रत्याशी जो होते हैं, वो अपने पार्टी का बिल्ला लगा करके अपने कपड़ों पर, अपने जैकेट पर या माथे पर पट्टी बांध करके वो मतदान केंद्र तक भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कभी कभी इस चुनाव के दौरान रसूखदार जो प्रत्याशी हैं वो मतदान के बहाने रोड शो भी करते हैं। इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी चुनाव आयोग को, स्थानीय चुनाव अधिकारी को। ये बहुत आसान काम नहीं होगा। वजह यह है कि जो रसूखदार प्रत्याशी होगा उसका अपना एक प्रभाव होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी या इस पूरे चुनाव में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, वो उस आभा मंडल के दबाव में आते हैं। नतीजा आचार संहिता का उल्लंघन भी होता है, और वो पूरी तरह से आयोग की आंखों में धूल झोंक करके होता है। एक अच्छा प्रचार प्रत्याशी को मिल जाता है। इस पर किस तरह से चुनाव आयोग पाबंदी लगाएगा, ये देखने के काबिल होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, वेब मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी ये प्रयोग होंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से, जैसा कि हर बार होता है, हेट स्पीच को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इस पर अमल करना, इसको सख्ती से इसका पालन कराना जिला निर्वाचन अधिकारी का मुख्य दायित्व होता है। वो तय करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि इसके लिए हर जिले में एक पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति होती है, और वो पर्यवेक्षक पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, होता है। कई बार उनके भी मन डोलते हैं। इन सब पर
कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। इन सब से इतर अगर हम बात करें तो वॉल राइटिंग, कानाफूसी, झंडा लगाना, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, इसके लिए भी निश्चित एक शेड्यूल होता है। उसके तहत ही आप झंडा लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनसे प्रशासन मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर के जिला स्तर तक इसको पहचानना, बारीकियों को पहचानना, खेलना और जो दिक्कतें आ रही हैं, जो नकारात्मकता आ रही है, उसे दूर करना आयोग का काम है, उनका नैतिक दायित्व है। इस संबंध में कल ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने सभी को आश्वस्त किया है, देशवासियों को आश्वस्त किया है, पत्रकारों को आश्वस्त किया है। अब देखना होगा कि 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून या यूं कहें कि आज से लेकर के 4 जून तक क्या कुछ होता है, कितनी पारदर्शिता बरती जाती है, कितनी निष्पक्षता बरती जाती है, ये भी देखने के काबिल होगा। दूसरी चीज, वोटिंग के दौरान जो वोटर लिस्ट तैयार की गई है, उसको लेकर के भी काफी कुछ मतदान के दिन हंगामा होते रहे हैं, उन पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी बनारस में ही, जिसमें एक वाइस चांसलर के कहने पर दबाव में आकर वहां तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रेशर में पीठासीन अधिकारी ने वाइस चांसलर महोदय को मतदान करने का अधिकार दिया। सॉरी, ये 2022 का मामला नहीं है विधानसभा का, ये नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। निकाय जो चुनाव हुए थे वो, उस दौरान वाइस चांसलर साहब का सिर्फ इतना तर्क था कि जब वो पहुंचे तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ऐसे में उनका ये कहना था कि वो लोकसभा में भी मतदान कर चुके हैं, विधानसभा के चुनाव में भी मतदान कर चुके हैं, लिहाजा नगर निगम के चुनाव में भी हमको मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐन वक्त पर इस तरह की कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं जा सकती है। एक बार मतदान से पहले जो वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, आज अधिसूचना जारी होने के बाद जो वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं। भले ही आप नगर निकाय के चुनाव में मतदान किए हो, चाहे लोक विधानसभा के चुनाव में मतदान किए हो, अगर इस बार आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास भले ही वोटर आईडी कार्ड है, आपको मतदान करने से रोका जा सकता है। ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसके लिए हर प्रभावशाली व्यक्ति अपने रसूख के हिसाब से प्रशासन पर, पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाता है। नतीजा ये होता है कि किन्हीं कारणों से किसी दबाव में अगर इस तरह की अनुमति दी जाती है तो उसका खामियाजा बाद में पीठासीन अधिकारी को भुगतना पड़ता है। यहां भी एक सहायक अध्यापक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लिहाजा मैं उन सभी रसूखदार लोगों से, प्रभावशाली लोगों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि वो अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल न करें, किसी की नौकरी, किसी के काम पर एक काला धब्बा न लगाएं, उसे भी अपने दायित्व का पालन करने का अधिकार है और वो अधिकार
निर्वाचन आयोग उन्हें देता है, और ये आपको उनका कहना मानना पड़ेगा और मानना चाहिए भी। अब आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला माने सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला ये दूसरा चुनाव होगा। सबसे पहले लोकसभा चुनाव जो 1951-52 में हुए थे, वो 4 महीना तक वो चुनावी प्रक्रिया चली थी। इस बार 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे, 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, और चुनाव जो होगा, चुनाव की अवधि जो होगी वो 79 दिन की है। अधिसूचना आज कल जारी हो चुकी है और 4 जून अंतिम परिणाम आने तक अधिसूचना जारी रहेगी। अब आपको बता दें कि इस चुनाव में जो पहली बार होने जा रहा है नया, उसके तहत 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे। 40% से ज्यादा विकलांग वो भी अपने घर पर मतदान कर सकेंगे। ड्रोन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस बार कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होगा, लिहाजा मतदान संपन्न होने के बाद मतदान केंद्र पर कचरा नहीं फैलेगा। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर आयोग की निर्वाचन टीम वहां पहुंचेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए। बनारस में एक आखिरी और 7वें चरण के मतदान में 1 जून को मत डाले जाएंगे। बनारस में, बनारस संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां 43 पोलिंग बूथ, 12-24 मतदान केंद्रों पर 19,62,948 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 10,65,485 पुरुष, 8,97,328 महिला और 31,538 युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है। ये पहली बार मतदान करने के लिए जाएंगे। इन सभी युवाओं में बाकी मतदाताओं की अपेक्षा ज्यादा जोश होता है। हर बार निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उन गाइडलाइंस का पालन कराना अब प्रशासन का दायित्व होगा। इन युवाओं का दायित्व होगा कि वो उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें। लेकिन ये युवा मतदाता ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि युवा मतदाता लोकतंत्र की खातिर, संविधान की रक्षा की खातिर अपना जो अधिकार है उसका पूरा पूरा उपयोग करते हैं। ये युवा ही हैं जिनके बूते आप बड़ी से बड़ी, ताकतवर से ताकतवर सत्ता को भी डिगा सकते हैं। इनके अंदर वो क्षमता है। खैर, राजनीति की बात वो फिर कभी करेंगे हम। तो
बनारस में 1 जून को मत डाले जाएंगे। बनारस 15 मई से नामांकन पत्र की जांच होगी। उसके पहले 14 मई तक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 15 मई को पर्चों की जांच होगी, जबकि 17 मई को नाम वापसी होगी। इसके साथ ही वो चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी और वो उनके नाम ईवीएम में फीड कर दिए जाएंगे उनके सिंबल के साथ। अब अगर हम बात करें इन चुनावों को लेकर के, सबसे पहले ये तीसरा मौका होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का। बनारस के इतिहास की अगर बात करें तो अब तक 1951-52 से लेकर के 2019 तक केवल 2 ही प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जो 3 बार इस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उसमें एक कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनाथ सिंह और दूसरे बीजेपी के कद्दावर नेता शंकर प्रसाद जायसवाल। अब हम आपको ये भी यहां पर बता दूं कि वाराणसी में 1951-52 में रघुनाथ सिंह कांग्रेस, 57 में रघुनाथ सिंह कांग्रेस, 62 में रघुनाथ सिंह कांग्रेस, 67 में सत्यनारायण सिंह कम्युनिस्ट पार्टी, 71 में राजाराम शास्त्री कांग्रेस, 77 में चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर इनका आवास वाराणसी में है। मूलतः ये चंदौली के रहने वाले हैं, बड़े उद्योगपति भी रहे, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश इनकी हत्या कर दी गई। ये चंद्रशेखर बलिया के चंद्रशेखर नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नहीं है। इसके अलावा 1980 में पंडित कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस, 84 में श्यामलाल यादव कांग्रेस, 1989 में अनिल शास्त्री जनता दल। इसके बाद से 1991 से लेकर के 2019 तक के बीच में केवल 2004 एक ऐसा मौका आया था जिसमें कांग्रेस ने फिर से इस संसदीय सीट पर जीत का परचम लहराया था। अन्यथा 1991 में श्रीश चंद्र दीक्षित जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो विजयी हुए। 1996, 1998 और 1999 इन तीनों बार भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल को जीत हासिल हुई। 2004 जैसा मैंने बताया डॉक्टर राजेश मिश्रा कांग्रेस से विजयी हुए थे। उसके बाद से 2019 और 2014 और 2000 में नरेंद्र मोदी, 2019 में नरेंद्र मोदी और 2009 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी। यहां ये भी बता दें कि बनारस संसदीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आजादी के बाद 1951
में जो चुनाव हुए थे उस दौरान वाराणसी लोकसभा सीट काफी बड़ी होती थी। इसमें बनारस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, बनारस डिस्ट्रिक्ट सेंटर और बनारस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नाम से 3 संसदीय क्षेत्र होते थे। बनारस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही, बनारस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वाराणसी शहर और कुछ ग्रामीण इलाका, जिले के ग्रामीण इलाके का काफी हिस्सा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी था। 1951 में बनारस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सीट में 7,20,697, बनारस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 3,59,514 और बनारस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सीट के अंतर्गत 3,72,480 वोटर थे। 1957 के आम चुनाव में बनारस डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र बन गया। तब 3,84,576 वोटर थे। वहीं चंदौली के रूप में एक नई लोकसभा सीट का इजाद हुआ, जिसमें बनारस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का काफी हिस्सा शामिल किया गया। इसमें 4,01,536 मतदाता थे। 1962 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में भदोही, जौनपुर और चंदौली संसदीय क्षेत्र के काफी मतदाता थे। 1967 के बाद लोकसभा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ। वर्तमान में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जो बनारस जिले की 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, कैंटोनमेंट, रोहनिया, सेवापुरी। इसके अलावा बनारस जिले की जो पिंडरा विधानसभा सीट है, पड़ोसी जिले जौनपुर के मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहीं श्योपुर और अजगरा विधानसभा क्षेत्र चंदौली जनपद का, चंदौली संसदीय क्षेत्र का हिस्सा होता है। आज तक के लिए इतना ही है। हम आपको निरंतर चुनाव सामग्री, चुनाव से जुड़ी खबरें, चुनाव से जुड़े मुद्दे और अन्य प्रकार के कानूनों के बारे में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर सारी जानकारी लेकर के आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, लेकिन आपसे अनुरोध कि वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।